नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में देखिए पढ़ेंगे और हम लोग जो ऑफिशियल NEP का देखें जो ड्राफ्ट या डॉक्यूमेंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। यह जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसी डॉक्यूमेंट से हम लोग पढ़ेंगे NEP के बारे में। जितने भी लोग EMRS में TGT PGT या NVS KVS CTET इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो EMRS का जितने लोग एग्ज़ाम देंगे TGT PGT वाले, उसमें 10 नंबर का केवल NEP ही पूछेगा। और देखिए मैं यह जो आप लोगों को NEP का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, इसी डॉक्यूमेंट से मैं आप लोगों को NEP यहाँ पर पूरा कराऊंगा। देखिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल हो या कंसेप्चुअल हो, उन सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यह कुल 108 पेज का जो है यह डॉक्यूमेंट है NEP का। बहुत जगह आप लोग पढ़े होंगे, कई यूट्यूब चैनलों पर पढ़े होंगे, लोग अपने तरफ से इन्हीं चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर रंगीन रंगीन PDF बना कर लेकर आते हैं। लेकिन देखिए मैं जो ऑफिशियल है मैं उसी से पढ़ाऊंगा, जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को पढ़ाऊंगा। और देखिए एग्जाम में आप लोगों को सभी यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ना समय गंवाते हुए। देखिए सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चंस बनेगा इसको देखिए पूछेगा कि जो NEP है। देखिए सबसे पहले NEP का फुल नेम क्या होता है आप लोग इसको जान लीजिए। बहुत लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, इसका फुल नेम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आप लोग याद रखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 में, अब 34 सालों के बाद 2020 में, यह भी याद रखिएगा। सबसे पहले NEP जो आई थी मतलब राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति थी 1968 में। देखिए फिर उसके बाद 1986 में, और उसके बाद 34 सालों के बाद सन 2020 में इसको लाया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही बनेगा कि जो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें कुल कितने अध्याय हैं और इसके कुल कितने जो है आप लोगों के विषय हैं। देखिए जो NEP यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्याय इधर देखिए आप लोग, अध्याय जो इधर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इसमें कुल हम लोग देखते हैं कितने अध्याय हैं। देखिए यदि आप नीचे तक देखेंगे तो इसमें देखिए कितने अध्याय हैं। देखिए 27 अध्याय हैं, याद रखिएगा। इसमें कितने अध्याय हैं, 27 अध्याय हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि जो NEP 2020 है कितने अध्याय हैं। देखिए इसमें कुल 27 अध्याय हैं। और देखिए पूछेगा कि कितने भाग हैं इसमें, NEP में कितने भाग हैं। तो देखिए भाग 1 आप लोग को दिखाई दे रहा है, याद रखते जाइएगा, एकदम रट लीजिए आप लोग। भाग 1 क्या है, देखिए इसमें स्कूल शिक्षा के बारे में दिया गया है। और दूसरा कौन सा भाग है, देखिए उच्चतर शिक्षा है दूसरे भाग में। और देखिए तीसरा जो भाग है यह अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं। और देखिए जो चौथा भाग है वह कौन सा, देखिए चौथा भाग क्रियान्वयन की रणनीति है। देखिए पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में यही बन जाएगा कि जो NEP 2020 इसमें कितने अध्याय हैं। तो देखिए अध्यायों की संख्या 27 है। और देखिए भाग कितने हैं, 4 भाग हैं, हम आपको दिखा चुके हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। देखिए एग्जाम में यही पूछेगा, 2 भाग याद रखिएगा। जो पहला है पूछ लेगा कि स्कूल शिक्षा किस भाग में है, देखिए भाग 1 में है। फिर देखिए पूछ लेगा कि उच्चतर शिक्षा किस भाग में है, तो भाग 2 में है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पूरा लाइन बाय लाइन में आपको यहाँ पर पढ़ाते चलूँगा। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं हाईलाइट कर लिया हूँ, केवल उसी को मैं पढ़ूंगा और आप लोग को पढ़ाऊँगा। और देखिए एग्जाम में मैं यही उम्मीद करूँगा कि इसी से आप लोग को यदि 10 क्वेश्चन बनेगा तो 10 में 10 क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। हम इसमें देखिए फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों प्रकारों पर डिस्कस करेंगे। और देखिए सबसे पहला हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। भारत द्वारा सन 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य, देखिए लक्ष्य 4 है, SDG के 4 में इसमें देखिए शिक्षा के बारे में दिया गया, याद रखिएगा आप लोग।
कह रहा है कि 2030 के लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य। पूछ लेगा कि एसडीजी के किस लक्ष्य में कहा गया है कि शिक्षा के बारे में। देखिए 2030 तक यह है और 2015 में अपनाया गया है। जो लक्ष्य है वह लक्ष्य नंबर 4 है, आप लोग याद रखिएगा। अब कब तक? पूरे विश्व में कहाँ तक? 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में बन सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। कब तक? देखिए सन 2040 तक देखिए लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति। याद रखिएगा जो NEP 2020 है यह 21वीं सदी की शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों जिनमें SDG 4 शामिल है के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियम और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। और यहाँ पर थोड़ा नीचे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। देखिए यहाँ से आप लोग का अगर CDP टाइप क्वेश्चन बनेगा तो भी यहाँ से बन सकता है, जो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा हम लोग ओवरव्यू दिया है NEP 2020 के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को डिस्कस करूंगा। और देखिए थोड़ा पिछली नीतियों के बारे में जान लीजिए। देखिए कह रहा है कि शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 NPE 1992 में संशोधित किया गया। जो 1986 है इसको देखिए 1992 में संशोधित किया गया था कि अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया। देखिए एग्जाम में पूछ लेगा कि 1986 को कब उसको संशोधित किया गया था, तो 1992 में। फिर देखिए करा कि 1986-92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है। मतलब 1986 के बाद से एक इम्पॉर्टेंट जो कदम उठाया गया था वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम सन 2009 रहा है, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग जानेंगे यहाँ पर। अब देखिए यह जो एग्जाम में आप लोगों का पूछ सकता है, कह रहा है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। जो NEP 2020 में देखिए सब लक्ष्य रखा गया है, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। अब देखिए हम क्यों लिए हैं। देखिए यह जो लाइन है, यह पॉइंट कई बार एग्जाम में यह रिपीट कर पूछा गया है। किस क्लास तक? देखिए कक्षा 3 तक याद रखिएगा, यह क्लास याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एक फैक्चुअल है, याद रखिएगा। कह रहा है कि जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। तो आप लोग याद रखिएगा कक्षा 3 तक। आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं PDF दे दूंगा, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो अगर CDP टाइप वाले क्वेश्चंस बनेंगे, पेडागॉजी या जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस बनेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आप लोग इसको भी आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट दिया। अब हम लोग जो भाग 1 हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 4 भाग पढ़े हैं, कुल 27 अध्याय है, 4 भाग है। तो पहले भाग में क्या है, स्कूल शिक्षा के बारे में। अब इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, जो पढ़ाऊंगा इसको एकदम दिमाग में इस फिगर को बैठा लीजिएगा आप लोग।
देखिए कह रहा है कि यह नीति वर्तमान की, देखिए पहले जो क्या थी 10+2 वाली सिस्टम चलती थी, 10+2+3 वाली, लेकिन इसको हटा दिया गया है। अब देखिए कह रहा है कि यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को अब देखिए 3 से लेकर 18 वर्ष के सभी बच्चे, देखिए यह एज याद रखिएगा। अभी देखिए हाल ही में एग्जाम हुआ था कोई टीचिंग का, उसमें यह पूछा गया था कि किस मतलब कहाँ से लेके किस साल के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें देखिए 3 से लेकर 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर देखिए इस पैटर्न को याद रखिएगा 5+3+3+4 यह नया पैटर्न है कि एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया, अभी आपको बताएंगे। देखिए पहला याद रखिएगा उम्र, देखिए 10+2+3 से इसको हटाकर कहाँ तक कर दिया गया है। और देखिए नया जो स्ट्रक्चर्स है 5+3+3+4 हो गया है। अब देखिए इसमें एज कितना शामिल किया गया है, 3 साल से लेकर 18 साल तक एज इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए यह पिछला अकादमिक ढांचा है, देखिए नया है, इसको आप लोग एकदम जो फिगर दिखाई दे रहा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं समझा देता हूँ पूरा बढ़िया से। देखिए कुल जो है 4 यहाँ पर स्टेज आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 5+3+3+4 है। सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पर इसको देखिए, सबसे नीचे से आप लोग देखते जाइए। देखिए इसमें क्या आएगा 5 आएगा, इसमें क्या आएगा 3 आएगा, फिर तीसरे में क्या आएगा 3 आएगा, इसमें क्या आएगा चौथे में 4 आएगा। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए इसमें जो फर्स्ट जो स्टेज है फाउंडेशनल है, क्या है फाउंडेशनल है। सबसे पहला क्या है फाउंडेशनल है। सेकेंड है क्या है प्रिपरेटरी है, क्या है प्रिपरेटरी है। देखिए उसके बाद क्या है मिडिल है, उसके बाद सेकेंडरी है। एक इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा आप लोग एफ, फिर देखिए पी, तब आप लोग एम और आप लोग यस, इस प्रकार याद रख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए फाउंडेशनल है, उसके बाद प्रिपरेटरी है, उसके बाद मिडिल है, उसके बाद सेकेंडरी है। अब देखिए इसमें कहाँ से उम्र लिया गया है 3 साल से लेकर 18 साल तक। कहाँ से लिया गया है 3 साल से लेकर 18 साल तक। अब देखिए जब बच्चा 3 साल से हो जाएगा तभी से वह स्कूल जाएगा। जैसे जब 3 साल से लेकर 6 साल तक, देखिए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, देखिए कितना होगा 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी देखिए जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो वह स्कूल जाएगा। देखिए कब उसका एडमिशन होगा, मतलब कहाँ पर जाएगा 3 साल का होगा तो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में जाएगा। कहाँ पर जाएगा आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में जाएगा। अब देखिए आप लोग 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 साल का हो जाएगा बच्चा, तब तक कहाँ पढ़ेगा 3 से लेकर 6 साल तक इसमें आंगनबाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका में। देखिए जब 6 साल का हो जाएगा तब 6 से 7 और 7 से 8, अब देखिए 2 हो गया ना आप लोग का, 2 इसका क्लास हो चुका है। देखिए 2 साल यानी 6 से 7, 7 से 8 साल का उम्र हो जाएगा। यानी देखिए बच्चा 8 साल जाते जाते वह कहाँ तक कक्षा 2 में पहुँच जाना चाहिए। फिर देखिए अब 3, यहाँ पर देखिए अब 5 का स्टेज है, 5 का है, फिर यह किसका है 3 का है, फिर यह 3 का है, देखिए यह 4 का है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग 5 साल हो गया, यानी देखिए कहाँ से इसमें काउंट किया गया है 3 साल से लेकर 8 साल तक। देखिए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 है, तो यहाँ पर देखिए यह 5 साल रखा गया है। समझ गए होंगे आप लोग। अब फिर देखिए जब बच्चा 8 साल से लेकर 11 साल तक होगा, देखिए 8 से 11 के बीच वह क्या करेगा 3, 4, 5, यानी 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। जब 8 से 9 होगा तो 3 में, 9 से 10 होगा 4 में, 10 से 11 होगा तो 5 में। इसी प्रकार देखिए जब उसका उम्र 11 से 14 साल का हो जाएगा उसके बीच में वह देखिए 6 से लेकर 8 में पढ़ेगा। फिर देखिए जब उसका उम्र 14 से लेकर 18 तक हो जाएगा तब वह 9 से लेकर 12 तक जाएगा। एकदम ईजी है, समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसका कुल 4 स्टेज है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। फाउंडेशनल है, प्रिपरेटरी है, मिडिल है, सेकेंडरी है। फाउंडेशनल में 3 से लेके उम्र जो है 8 साल तक जाएगा। फिर देखिए प्रिपरेटरी में 8 से लेके 11 साल तक जाएगा। फिर देखिए मिडिल में 11 से 14 साल तक जाएगा। सेकेंडरी में 14 से लेके 18 साल तक जाएगा। बाकी जब बच्चा 3 साल का होगा तब से वह स्कूल जाएगा। लेकिन 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 साल किसमें पढ़ेगा आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में पढ़ेगा। बाकी 5 से 6, बाकी वह क्या हो जाएगा 6 से लेके 8 साल तक जब उम्र हो जाएगा तब 1-2 में जाएगा। 8 से 11 साल हो जाएगा तो 3 से 5 में पढ़ेगा। और 11 से 14 होगा तो 6 से 8 में पढ़ेगा। 14 से 18 होगा तो 9 से 12 में पढ़ेगा। एक तब इसको रट लीजिएगा, इसका लोग इस साइड ले लीजिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बनेगा और जरूर बनेगा यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे
2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है। देखिए पुराना है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। अब देखिए जो नया पाठ्यक्रम है इसके अनुसार क्या बोला है कि 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हो। देखिए यहाँ पर ECCE बार बार आएगा, ECCE। देखिए फुल नेम होगा, क्या होगा इसका, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। आप लोग याद रखें, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE फुल नेम पूछ लेगा, आप लोग एग्जाम पूछ लेगा तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों के मस्तिष्क का विकास जो है 85% जो विकास होता है 6 वर्ष की अवस्था से पहले हो जाता है। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है, NEP में क्योंकि शामिल है, पूछ लेगा कि बच्चों का जो मस्तिष्क का विकास होता है कितने वर्ष तक कितने % हो जाता है। याद रखिएगा 85% विकास जो होता है वह 6 साल की अवस्था से पहले ही हो जाता है। और देखिए बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा, बाकी जल्दी कोई बताता नहीं है, अपने तरफ से लोग रंगा बिरंगा PDF लेके आएंगे, वही बताएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा लोग देख लेते हैं। देखिए थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें फैक्चुअल तो है नहीं, थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए कह रहा है कि ECCE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ। देखिए आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बाकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का है यह। आगे बढ़ते हैं। देखिए NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा, यानी क्या लिखा है कि NCPFECCE विकसित किया जाएगा। अर्थात 0 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 साल से लेकर 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। देखिए एग्जाम पूछ लेगा कि NCERT द्वारा कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो है कितने भागों में जो शैक्षिक ढांचा विकसित किया जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि जो 8 साल उम्र के बच्चों के लिए 2 भागों में 0 से 3 साल तक एक फ्रेमवर्क होगा, सब फ्रेमवर्क, फिर देखिए 3 से लेकर 8 साल तक अन्य फ्रेमवर्क होगा। देखिए ये सब चीज़ें जल्दी कोई डिस्कस नहीं करता, लोग इसको सब याद करते जाएगा। और देखिए थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूँ। जितने भी लोग EMRS का एग्ज़ाम देने वाले हैं या NBS KVS का देने वाले हैं, देखिए इस चैनल के द्वारा ICT को NCERT के माध्यम से लाइन बाय लाइन देखिए कवर कराया गया है। जो NCERT का बुक होती है उसी के द्वारा आप लोगों का ICT का पूरा सिलेबस देखिए कंप्लीट करा दिया गया है। जो लोग पहली बार आए उन्हें मैं बता देता हूँ। देखिए यदि आप लोग पूरा NCERT का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो इस चैनल के द्वारा एक छोटा सा देखिए टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। अब तक 200 से अधिक लोगों ने इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो चुका है। देखिए मात्र 51 रुपया इसका प्राइस रखा गया है, कीमत है 51 रुपया है। और इसमें आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो जिसमें लगभग में देखिए लगभग नहीं पूरा उसमें 300 क्वेश्चंस है। तो केवल 51 रुपया में 10 टेस्ट सीरीज जिसमें कुल 300 क्वेश्चन शामिल है। सभी क्वेश्चन जो तैयार किया गया है NCERT के द्वारा ही तैयार किया गया, सब NCERT पर आधारित यह टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस हैं। जिनको लेना रहेगा व्हाट्सएप पर नंबर आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा या अंत में मैं इसके बारे में बता दूंगा, तो लेना होगा तो ले लीजिएगा। बहुत ही देखिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। बाकी आप लोगों की इच्छा, जैसा मन करेगा लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों की इच्छा है। मैं बार बार कहता नहीं हूँ ना, मैं कहीं 50 बार ऐड करता हूँ, थोड़ा मैं सोचा बता देता हूँ जितने भी लोग न्यू लोग जुड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले है में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक है। तैयारी कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर देखिए स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें कह रहा है कि कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और देखिए दोपहर के यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयारी यानी देखिए जो प्रिपरेटरी है कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षण जो आंगनबाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए यदि आप लोगों को यह धीरे स्पीड लग रहा है तो आप लोग 2x कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का और भी समय बचेगा। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ECCE शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों या शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम या शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या शिक्षक को ECC में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा। देखिए सब आप लोग एक एक लाइन याद करते जाइए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि देखिए सब हम यहाँ पर फैक्चुअल जितना भी है सभी डाटा यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और देखिए कह रहा है कि कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता संख्या और ECC के अन्य, देखिए यहाँ पर यह आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए जो ECC शिक्षक के जो शुरुआती कैडर तैयार करने के लिए जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या शिक्षक लोग हैं, यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी लोग 10+2 तक अपना पढ़ाई किए हैं, 12वीं तक पढ़े हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा। लेकिन जो लोग इससे भी कम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, 10+2 से भी कम रखे हैं, उन्हें 1 वर्ष का डिप्लोमा कराया जाएगा। ये यहाँ पर आप लोग इतना इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे कह रहा है कि ECC पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी किसके पास है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी। अब देखिए इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, जिससे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा। और देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल है। और बाकी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। कब तक, 2025 तक लक्ष्य रखा गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज़्यादा हो या जहां साक्षरता की दर निम्न हो। वहां स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और देखिए आगे जो है इम्पॉर्टेंट है, देखिए करा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात, देखिए PTR, देखिए PTR का जो फुल नेम होता है भी याद रख लीजिएगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। देखिए पीपल टीचर रेशियो होता है, क्या होता है, पीपल टीचर रेशियो होता है, PTR का फुल नेम। देखिए कह रहा है कि 30:1 से, यानी देखिए 30 बच्चों पर एक शिक्षक कम से कम हो, और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात जो एक शिक्षक पर 25 हो, मतलब इससे कम हो। अब यहाँ पर आप लोग यही याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वर्तमान समय में ECC की सभी तक पहुँच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। इसलिए NCERT, इसको आप लोग याद रखिएगा, NCERT और SCERT के द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्लेबे आधारित स्कूल, दब देखिए एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि NCERT और SCERT के द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए कितने समय के लिए, अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। आप लोग इसको यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दीक्षा का थोड़ा फुल नेम याद रखिएगा आप लोग। दीक्षा देखिए DIKSHA होता है, फुल नेम याद रखिएगा, DIKSHA। देखिए इसका जो फुल नेम होता है द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग होता है। क्या होता है, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग होता है। अब देखिए कह रहा है कि दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दीक्षा का फुल नेम याद रखिएगा, बाकी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर यह आधारित होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखिए आप लोग, इसको आप लोग रट लीजिएगा। अभी देखिए चंडीगढ़ टीजीटी का एग्जाम हुआ था, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था जो चंडीगढ़ टीजीटी में, वहाँ पर देखिए सेम यही क्वेश्चंस पूछा गया था चंडीगढ़ टीजीटी में। जिनका एसएसटी का पेपर होगा उन्हें पता होगा, यही क्वेश्चन देखिए कॉपी पेस्ट किया गया था। सेम पूछा था कि 100% जो है माध्यमिक जो कर रहा है कि प्री स्कूल से माध्यमिक की स्तर में 100% सकल नामांकन का अनुपात कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए कह रहा है कि 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्रॉप आउट दर भी कम करना होगा। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा। बस याद रखिएगा, जो 100% सकल नामांकन जीआर कब तक किया जाएगा, 2030 तक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। अब देखिए कह रहा है कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 की उम्र के विभिन्न पड़ाव पर विद्यार्थियों के विकास के अलग अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियों और विकास की जरूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। थोड़ा हम लोग नीचे देखते हैं, यहाँ से देखेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है कि इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा पर एक 5+3+3+4 डिजाइन से मार्गदर्शित होगी, जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशन स्टेज यानी 2 भागों अर्थात आंगनबाड़ी या प्री स्कूल जो पढ़ चुके हैं 3 साल प्लस प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1-2 में 2 साल, 3 से लेकर 8 वर्ष के बच्चों सहित प्रीपरेटरी स्टेज यानी जो कक्षा 3 से, देखिए कक्षा 3 से 5 उम्र 8 से 11 साल तक, फिर मिडिल स्कूल स्टेज में कक्षा 6 से 8 उम्र 11 से 14 साल, और सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12, 2 फेज में, पहला फेज में 9 से 10 और दूसरे फेज में 11 से 12, यानी उम्र जो है 14 से लेकर 18 तक। हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे कह रहा है कि आकलन के उपकरणों जिसमें सीखने के रूप में के लिए आकलन शामिल है को दिए गए वर्ग के हर विषय के अधिगम परिणामों, क्षमताओं और रुझानों के साथ भी संरेखित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सीखने के रूप में एज ए लर्निंग, फिर देखिए आप, और यहाँ पर फार, एज ऑफ फार, थोड़ा आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर वही कह रहा है इसमें आकलन जो है शामिल। जैसे यहाँ पर यही कह रहा है कि आकलन में देखा जाएगा, देखिए अब समेटिव पर नहीं फॉर्मेटिव पर जोर दिया जाएगा। फॉर्मेटिव क्या होता है, देखिए यह ड्यूरिंग द क्लास होता है, और समेटिव क्या होता है, क्लास के एंड में होता है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट यही नीचे का लाइन है, यहाँ पर आप लोग देखिए कह रहा है कि जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो। शिक्षा का माध्यम घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ से लेके किस ग्रेड से किस ग्रेड तक बोला गया है एनईपी 2020 में जो भाषा का जो स्तर होगा। देखिए कह रहा है कि कम से कम तो ग्रेड 5 तक हो ही, लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे भी तक हो सकता है, यानी ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 8 या उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन ग्रेड 5 तक तो एकदम अनिवार्य किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर करा कि जैसा कि अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखा दें कि बच्चे 2 और 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं। ये भी याद रखिए, एग्जाम पूछ लेगा कि बच्चे किस वर्ष से किस वर्ष के बीच बहुत तेज भाषा सीखते हैं। तो 2 से लेकर 8 वर्ष के बीच बच्चे बहुत तेज भाषा को सीखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। देखिए जो त्रिभाषा इसको जारी रहेगा। हालांकि 3 भाषा के इस फार्मूले में काफ़ी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से देखिए कम से कम 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं हो। विशेष रूप से जो छात्र 3 में क्या कर रहा है, 3 में से
एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं। देखिए पूछ लेगा कि भाषा अगर बदलना हो तो किस ग्रेड में बच्चे बदल सकते हैं, 6 से लेके 7 ग्रेड में। देखिए ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन जल्दी कहीं मिलेगा नहीं आप लोगों को, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें 3 भाषा में, जिसमें देखिए भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है और माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर कहा किस प्रकार देश के प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर एक मजेदार प्रोजेक्ट या गतिविधि में भाग लेगा। पूछ लेगा कि यह टाइटल ही पूछ लेगा, तो याद रखिएगा द लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, इस शीर्षक पर भाग लेगा, प्रोजेक्ट पर काम करेगा बालक। आगे बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि देश के बच्चों के संवर्धन के लिए और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक खजाने के संरक्षण के लिए सार्वजनिक या निजी सभी स्कूल में सभी विद्यार्थियों के पास भारत के शास्त्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा। अब देखिए सब फैक्चुअल आपको मिल रहा है। क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के पास भारत की शास्त्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा। अनुभवात्मक और नवीन विधियों जिनमें प्रौद्योगिकी के एकीकरण भी शामिल होंगे के माध्यम से ग्रेड 6 से 12 तक के विद्यार्थी इन्हें सीख पाएंगे। और कह रहा है कि मिडिल से सेकेंडरी स्तर तक और यहाँ तक कि इसके आगे भी इनका अध्ययन करते रहने का विकल्प उनके पास होगा। अब यहाँ कह रहा है कि भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषा जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि विद्यार्थी विश्व संस्कृतियों के बारे में जाने और अपनी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को दुनिया भर में जो है उसको घूमने जाए तो सहजता मिले। अब देखिए कह रहा है कि भारतीय साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 6 और 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार एक आनंददायी कोर्स करेगा, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कह रहा है कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों के निर्माण आदि का एक जायजा देगा और अपने हाथों से काम करने का अनुभव प्रदान करेगा। ग्रेड 6 से 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम को NCFSE 2020-21 को तैयार करते हुए NCERT द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। और कह रहा है कि कक्षा 6 से 8 में, देखिए यह क्लास आप लोग याद रखिएगा, कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे। याद रखिएगा कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे। जब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई हो गए, माली हो गए, कुम्हार हो गए, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टियों के दौरान भी विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 6 से 8 याद रखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाएगा 6 से 8 के बीच ही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे इम्पॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा हम लोग देखेंगे। ये आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड में भी काम कर सकता है। देखिए प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से, देखिए NCERT नेशनल काउंसिल, यहाँ पर देखिए क्या होता है NCERT का फुल नेम NCERT, देखिए नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग होता है, और SCERT का स्टेट होता है, बाकी सेम रहता है। करा कि NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार होने वाले और अभिभावकों को दिए जाने वाले प्रगति कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। और देखिए यह प्रगति कार्ड एक समग्र यानी कि 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा। क्या होगा 360 डिग्री जो होगा बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विस्तृत विवरण विद्यार्थी की विशिष्टताओं समेत दिया जाएगा। इसमें स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य और खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि शिक्षक मूल्यांकन सहित शामिल होगा।
और कह रहा है कि यह समग्र प्रगति कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा और यह माता पिता शिक्षक बैठकों के साथ साथ अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में माता पिता को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए होगा। और इस प्रगति कार्ड के द्वारा शिक्षकों और माता पिता को बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी, जिससे कक्षा में और कक्षा के बाहर विद्यार्थियों को मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी। छात्रों द्वारा एआई आधारित सॉफ्टवेयर का विकास और उपयोग माता पिता, छात्रों और शिक्षकों के लिए सीखने के डेटा और इंटरैक्टिव प्रश्नावली के आधार पर उनके स्कूल के वर्षों के दौरान उनके विकास को ट्रैक करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है, ताकि छात्रों को उनके सामर्थ्य रुचि के क्षेत्रों, फोकस के आवश्यक क्षेत्रों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की जा सके, जिससे उन्हें इष्टतम करियर विकल्प बनाने में मदद मिल सके। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सभी विद्यालयी वर्षों के दौरान न कि केवल ग्रेड 10 और 12 के अंत में प्रगति को ट्रैक करने के लिए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों के लाभ के लिए और स्कूलों और पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के उद्देश्य से सभी विद्यार्थियों को एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देनी होगी। ये भी याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देनी होगी। आगे कह रहा है कि विशेष रूप से ग्रेड 3 की परीक्षा बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और अन्य मूलभूत कौशलों का परीक्षण करेगी। ग्रेड 3 की जो परीक्षा होगी। आगे बढ़ते हैं और देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सिद्धांत समान होंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में हर साल कम से कम 2 बार विशिष्ट सामान्य विषय की परीक्षा लेने का काम करेगी। यही जो अब चल रहा है। बाकी देखिए ग्रेजुएशन में जब इंटरेस्ट होता है, सिंपल एक इंटरेस्ट होता है, उसके आधार पर एडमिशन होता है, जैसे जिस बच्चे का रैंक आता है वही बोल रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नीचे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग उसी को देखें। अब देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा। ये अभी देखिए हाल ही में एक एग्जाम पूछा गया था। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम हिस्सा लेंगे। शिक्षक के लिए अनिवार्य है। देखिए कह देगा कि शिक्षक कितने घंटों के लिए सीपीडी कार्यक्रम हिस्सा लेंगे, तो देखिए प्रत्येक वर्ष लगभग कह रहा है कि 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में शिक्षक जो है हिस्सा लेंगे। याद रखिएगा इसको, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 2003 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा। कब? 2030 में। और उसके बाद हर 10 वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त अनुभविक विश्लेषण किया जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि इसको आप लोग जरा याद रखिएगा। कह रहा है कि यह मानते हुए कि शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता की सामग्री के साथ साथ शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, शिक्षक शिक्षा को धीरे धीरे वर्ष 2030 तक बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। जैसे जैसे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बहुविषय बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में बीएड, एमएड और पीएचडी की डिग्री प्रदान करेंगे। अब यहाँ से देखिए यह पूरा इम्पॉर्टेंट है, जो यह आपको यह स्लाइड दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। याद रखिएगा वो कब तक? वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए, टीचिंग के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहुविषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे और यह केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। देखिए जो स्नातक के बाद बीएड करेंगे वह क्या करेंगे, उनके लिए 2 वर्ष वाला ही बीएड होगा, बाकी जो इंटर के बाद करेगा उसके लिए 4 साल का होगा। आगे देखिए कह रहा है कि वैसे एग्जाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जो आपको पढ़ा यही इम्पॉर्टेंट है। 2030 तक 4 वर्ष का बीएड अनिवार्य हो जाएगा। और बाकी अभी याद रखिएगा कि कह रहा है कि सभी बीएड कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि को करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य क्या है, अनुच्छेद 51A और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए मैं आप लोगों से कभी लाइक शेयर के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन कंटेंट अच्छा लगा तो कर लीजिएगा।
देखिए यह जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मैं उसी से आप लोगों को यह पढ़ा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप लोगों का भी क्वेश्चन से गलत ना हो। यहाँ पर आप लोगों को फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल भी यहाँ पर हम आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं, आपको बहुत अधिक रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर यह देखिए पुराना डाटा है, यहाँ पर एग्ज़ाम में तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग कह रहा है कि इन चुनौतियों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूलों के समूह बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान किया जाएगा 2025 तक। उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था यह पॉइंट, आगे बढ़ेंगे। देखिए जो इम्पोर्टेंट है पूरा पढ़ने में बहुत अधिक टाइम लग जाता, लेकिन मैं इसको दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं क्या किया हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी हम लोग उसको नहीं देखेंगे, अब इसको हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कह रहा है कि 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEI का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। कब तक? 2040 तक उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बुनियादी ढांचे और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए और जीवंत बहुविषयक समुदायों के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में छात्र नामांकन होंगे। चूँकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान सबसे पहले 2030 तक बहुविषयक संस्थान बनने की योजना बनाएंगे और फिर धीरे धीरे छात्रों की नामांकन संख्या वांछित स्तर बढ़ाएंगे। यह देखिए कह रहा है कि इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3 से बढ़ाकर 35 तक 50% करना होगा। अब देखिए जब यह उच्च शिक्षा में जब बात करेगा वहाँ पर क्या बोला है कि जो GR है इसको 2018 में देखिए 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50%। देखिए हम लोग पढ़े थे कि 2030 तक 100% किया जाएगा, किसको? वह जो माध्यमिक से सीनियर वो सेकेंडरी वाला था, और बाकी ये जो उच्च जो शिक्षा है इसको करा कि 2035 तक 50% इसको करना होगा। कौन सा है यह? देखिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में GR को बढ़ाना है 2035 तक 50%। यह इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए आप लोग भगाते चलिएगा, जहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भगा रहा हूँ आप लोग भी खुद भगा दीजिएगा, टाइम बचेगा। देखा करा कि डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर व्यावसायिक तथा पेशेवर सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, याद रखिएगा इसको, 1 साल पूरा करेंगे तो सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा, 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। और देखिए 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम जिसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी की रुचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहुविषयक शिक्षा का अनुभव लेने के अवसर प्रदान करता है। बाकी यहाँ पर करा कि एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक यानी कि ABCD सबका बना होगा, स्थापित किया जाएगा, जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा, ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। आगे करा कि यदि छात्र HEI द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्रों में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में 16 डिग्री भी दी जा सकती है। अब देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार देखिए एग्जाम ये पूछ चुका है कि किस कोर्स को बंद कर दिया गया है। तो देखिए MPhil को क्या किया है, कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। ये भी बोला गया है NEP 2020 में जो MPhil कार्यक्रम होगा इसको बंद कर दिया जाएगा। पूछेगा किस कोर्स को बंद कर दिया गया है, तो MPhil को बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं कौन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा यहाँ पर देखिए कर रहा है कि इसके साथ ही 7 वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षा के संस्थानों को बहुविषयक संस्थान के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी। कब तक? देखिए 2030 तक, क्योंकि उन्हें भी 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित। देखिए जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है मैं सबको यहाँ पर शामिल कर ले रहा हूँ। याद रखिए कर रहा है कि वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षा के संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें भी 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा। आगे करा कि वर्ष 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम स्कूली शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। यह जो 4 वर्षीय का, कब से? 2030 से।
आगे देखिए कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चला था के अनुसार 19 से लेकर 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत 5% से कम लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। जबकि देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जनवरी में 75% और दक्षिण कोरिया में अत्यंत अधिक 96%। यह संख्या काफ़ी अधिक है। देखिए कह रहा है कि यह संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को यह कहा गया कि इसको देखिए सुधार किया जाएगा जो व्यावसायिक शिक्षा है। बाकी भारत में केवल 5% है, देख सकते हैं। अमेरिका में 52% है, जर्मनी में 75 है और साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर देखिए दक्षिण कोरिया में सबसे अधिक 96% है। आगे देखिए कह रहा है कि वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। कब से? 2025 से। देखिए कुल 108 पेज का था, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम केवल उसी को डिस्कस किए हैं ताकि आप लोगों का समय बचे। अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। देखिए करा कि वर्ष 1988 में जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की, देखिए याद रखिएगा, पूछ लेगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई। तो देखिए कह रहा है कि वर्ष 1988 में जब राष्ट्रीय मिशन साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई तो यह मुख्यतः लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी और सहयोग पर आधारित था। ये भी पूछ लेगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई, 1988 में की गई। तो देखिए हम पूरा PDF पहले देखे हैं, कौन सा कहाँ से क्वेश्चन फैक्चुअल बन सकता है, मैं सबको अंडरलाइन कर लिया हूँ। देखिए जो मैं पढ़ाया हूँ केवल यही पढ़ देंगे आप लोग, तो आप लोग का NEP में भी क्वेश्चन से जो है गलत नहीं होगा। बस वीडियो को 1-2 बार आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। बाकी इसमें अब देखिए वैसा कोई, देखिए इंपॉर्टेंट वैसा कोई है नहीं। बाकी ये PDF दे दूंगा, आप लोग नीचे जाकर थोड़ा दिया देख लीजिएगा। कुछ फुल नेम दे दिया, ABC का एकेडमिक बैंक आप क्रेडिट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर APE का पूछ लेगा, API का एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होगा, BEd का देखिए, तो यह सब आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए इतने कम टाइम में हम पूरा जो आप लोग का NEP 2020 है, देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उन सबको हम डिस्कस किए हैं। देखिए मैं अंत में यही कहूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और देखिए साथ ही यदि आप लोग ICT में पूरा बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो जो टेस्ट सीरीज है उससे ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।